नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज का आर्टिकल है बिजनेस लाइन में छपा हुआ। दोस्त छपा हुआ, गति शक्ति विल रैप अप लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी रजत दक्षता को बढ़ाएगा क्या? गति शक्ति जो योजना चल रही है सरकार की, उसके उद्देश्य के बारे में इसमें बताया गया है। डेटा और लॉजिस्टिक परियोजना को समेकित रूप से एकीकृत करना ताकि अधिक से अधिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल की जा सके। अभी एक IMF द्वारा हाल में एक सड़क गुणवत्ता और औसत गति स्कोर पर एक पेपर लॉन्च किया था उन्होंने। परिवहन गति के मामले में भारत को 162 देशों में 127वें स्थान पर रखा गया है। 107 किलोमीटर घंटे की औसत गति के साथ अमेरिका सबसे तेज देश है, जबकि भारत का औसत गति जो स्कोर है वो 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। आश्चर्यजनक रूप से अगर देखा जाए तो भारत में जो उच्च रसद लागत वो GDP का 13 से 14% है, जबकि अमेरिका और यूरोप में वो 8 से 10% है। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है भारत में वो 13 से 14% तक किसी भी सामान को इधर से उधर ले जाने में पड़ता है, जबकि वहीं यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों में 8 से 10% पड़ जाता है। अब जो रसद लागत है या लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इसको कम करना भारत के लिए अनिवार्य शर्त हो गया है। अगर भारत 2050 तक अपने माल ढुलाई की गतिविधि को 5 गुना बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है, तो अगर भारत का जो लॉजिस्टिक परितंत्र है, जो परिवहन तंत्र है, उसको त्वरित करना ही होगा। और किफ़ायती परिवहन को सुनिश्चित करने के आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता आत्मनिर्भर भारत की हमारी जो योजना है, उसमें एक लॉजिस्टिक परितंत्र को हमने एक महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा और इस परिवहन व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण स्थान निभाना होगा, तभी हम 2050 तक एक विकसित देश बन पाएंगे। अक्सर जो असंबंध नियोजन में विभिन्न मंत्रालयों का जो तालमेल की कमी है, तो भारत में जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, इसकी जो अगर इसमें देखा जाए, इसकी जो मेन कमजोरी है वो बुनियादी ढांचे का कम उपयोग पाना है। जो हमारे पास रेलवे है, सड़क परिवहन है या फिर वायु परिवहन है, एयर परिवहन है, कि आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है। अभी हमारी एक योजना चल रही है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के तहत हमने 11,30,428 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें से 1,11,30,428 करोड़ की जो महत्वाकांक्षा योजना है, इसमें 36,66,000 करोड़ रुपये हम सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डों के लिए ही हमें खर्च करने हैं। यानी 33% NIP का हिस्सा लॉजिस्टिक क्षेत्र में होगा। एक विशाल निवेश है ये लॉजिस्टिक क्षेत्र में। आखिर ये लॉजिस्टिक क्षेत्र में इतना लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है? PM गति शक्ति योजना, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मास्टर प्लान है, उसका उद्देश्य जो परिवहन क्षेत्र में किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान, अलग अलग साधनों का हमें प्रयोग करना पड़ता है और इन बीचों में आपस में कोऑर्डिनेट ना होने के कारण तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमारे इसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत हाई पहुंच जाता है। इसी चीज़ों को कम करने के लिए PM गति शक्ति एक योजना भारत सरकार ने बना रखी है। गति शक्ति का जो इसका मुख्य उद्देश्य है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का जो परिवहन के साधन अलग अलग मॉडल हैं, चाहे वो एयर हो, बाई रोड हो, रेलवे हो या फिर बाई सी हो, समुद्री जहाज वगैरह हो, तो इनका एक ऐसी योजना है कि इनको आपस में इंटीग्रेटेड कर दिया जाए और आपस में ही एक इस तरह का वो बनाना है इन्होंने कि जो इसके 16 ऐसे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय हैं, आपस में जो इंटरलिंक है, इनको इस सबको एक करना और जो साथ में इनका जो डेटा है उनको एकीकृत करना है। और तो हमको अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग फाइलों की ज़रूरत ना पड़े या फिर हमको दूसरे से परमिशन ना लेनी पड़े। इससे क्या होगा, जो सूचना प्रबंधन होगा उसमें अगर तेज़ी आ जाएगी तो क्या होगा, निर्णय लेने में एकदम सक्षम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे हम सड़क निर्माण में कई हितकारक शामिल होते हैं। हितकारक का मतलब अलग अलग विभाग शामिल होते हैं। जैसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो होती है वो जिला मुख्यालय तक की सड़कों का निर्माण करती है। उसके बाद राज्य की PWD आ जाता है या फिर ग्रामीण विकास आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि NHAI अलग रोड बनाएगा, ग्रामीण विकास विभाग अलग बनाएगा और PWD जिला मुख्यालय जो अंदर की ओर बनते हैं ग्रामों की ओर, वो अलग बनेगा। इसमें क्या होता है कि पहले NHAI से रोड पास नहीं होगी, उसके बाद फिर PWD अलग करता है और ग्रामीण
विकास विभाग जो होता है वो अपने अलग देखता है। तो इसमें क्या होता है कि हमको कहीं से परमिशन लेनी होती है या रोड ही बनानी होती है, तो ये केंद्र का होगा, स्टेट का हो गया, फिर ग्राम विकास, एक अलग अलग रूल में आ जाते हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है। तो एक इस तरह की इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना है, जैसे कि हमने एक डिसाइड कर लिया कि हमको यहाँ से वहाँ तक एक रूट का निर्माण करना है, तो वो एक साथ उसमें विभिन्न विभाग जो है वो इंटीग्रेटेड रहेंगे और एक फाइल सबके पास जाएगी और सभी उसमें अपनी अपनी राय देंगे, या फिर एक साथ ही वो सब पूरा क्लियर हो जाएगा। जो ये गति शक्ति योजना है, इसका उद्देश्य एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क विकसित करना है। मतलब एक जो लॉजिस्टिक के जो विभिन्न डिपार्टमेंटों से अगर इनको निपटना है, तो एक डिजिटल सिस्टम को ये डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसको जो यूलिप कहते हैं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाएगा जो जो न्यूनतम दस्तावेज, मतलब आपको बहुत सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो समय और माल की जो आवाजाही भी उससे तेज़ हो सकेगी। मतलब हमको जैसे जैसे विभिन्न चीज़ें, जैसे NICDC के लिए LB है, या फिर भारतीय रेलवे के NFOIS है, या फिर MORTH के वाहन सारथी है, सीमा शुल्क विभाग का आइस गेट है, या NPCI की फास्टैग आदि जो विभिन्न डेटा सेट है ना, इन सभी सेटों को एक साथ इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा। जो आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो बहुत सी को जो भाड़ा दर है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। आपूर्ति जो मांग होगी, या फिर ट्रक का उपयोग हुआ, जो कॉरिडोर कंजक्शन डेटा आदि के बारे में अलग अलग चीज़ें हैं, जब हमको अलग अलग तरह के डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूलिप डेटा जो होगा वो उसमें यूलिप डेटा को AI या ML टूल के साथ मिलाने से रुझानों को और सक्षम आधारित हस्तक्षेप की भविष्यवाणी हो सकती है। अर्थात इसमें जो यूलिप इन सभी डिपार्टमेंटों का जिसका ऊपर वर्णन किया गया है, इनको एक यूलिप जब डेटा आ जाएगा, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक इस तरह का टूल डेवलप हो जाएगा, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी भविष्यवाणी कर पाएंगे या डिसीजन ले पाएंगे। भारत का जो लॉजिस्टिक उद्योग है अभी काफ़ी हद तक वो असंगठित है, या फिर यूँ कहें जो खंडित है, क्योंकि असंगठित कहना भी, असंगठित तो है ही, असंगठित से भी नीचे खंडित है। वो एक विषम इंटरमॉडल मिश्रण से ग्रस्त है। इंटरमॉडल मिश्रण का मतलब हुआ कि वो एक आपस में, जैसे हमको अलग अलग जगहों के लिए अलग, हमें एक जगह से ट्रांसपोर्ट का, या हम एक जगह से माल बुक करते हैं, तो अगर वो एक ही बाई एयर जा रहा है, तो उसको बाई एयर के बाद उसको दूसरे जैसे मान लीजिए कि वहाँ से हमने एक एयर बाई एयर से बुक कराया, तो उसको सीधे बाई एयर तो हमारे घर में लैंड नहीं करेगा, इसके लिए हमको विभिन्न और साधनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक इसरो का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है भारत सरकार के, जिससे कि जो और मॉडल हैं, जैसे बाई एयर है, या फिर बाई उसके बाद आगे का रास्ता अगर उसे रेलवे से तय करना हो तो रेलवे के साथ उसका टच होगा, और बाई रोड अगर वहाँ पर रेल की सहूलियत ना हो, और बाई रोड भी अगर उसको कुछ दूरी तय करनी है, तो बाई बाई रोड वो तीनों जो विभाग हैं, रेलवे और रोड परिवहन और एयर परिवहन, ये तीनों आपस में इंटरलिंक होंगे, और इसमें जो यूलिप प्लेटफॉर्म है ये अपना एक रोल निभा लेगा, और इनको मतलब हमको अलग अलग जगहों की, जो जिसने बुक किया हुआ है, जो उपभोक्ता है, उनको अलग अलग जगह बुक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक साथ वो तीनों आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे, और हमें इस स्थान से यहाँ तक बुक करनी है तो हो जाएगा। उसके बाद आपस में इंटरकनेक्टिविटी के से वो देख लेंगे किसको कहाँ से क्या करना है। जैसा आजकल ये कुछ और जो डेटा आधारित, ये NIP डेटा आधारित जो ये समग्र योजना है, ये भविष्य की ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए जो बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी, साथ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, और जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल BL बिजनेस लाइन से है, यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज टू 8.28% इन अगस्त। CMI अगस्त में बेरोजगारी की दर 8.28% हो गई थी, ये कहना है CMIE का। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा प्रकाशित एक आंकड़ों के मुताबिक इस साल अगस्त में भारत की बेरोजगारी दर एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। CMIE के मुताबिक अगस्त में बेरोजगारी की दर 8.28 हो गई है, जो जुलाई में 6.8 थी, वो अगस्त में बढ़ के 8.28 हो गई। अगस्त माह 2021 के बाद सबसे अधिक बेरोजगारी की दर बढ़ी, अब यह 8.32 को छू गई है। इससे पहले बेरोजगारी की दर इस साल फरवरी में 8% के स्तर को पार कर गई थी, जब यह 8.81 हो गई थी। ग्रामीण सवाल होता है ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में। शहरी बेरोजगारी की दर जो अगस्त में बढ़कर 9.57 हो गई है, जो जुलाई में, पिछले साल जुलाई में
8.21% थी। ग्रामीण बेरोजगारी भी बढ़ी है, लेकिन अगस्त में शहरी बेरोजगारी 7.68% से कम रही। जुलाई 2022 में ग्रामीण बेरोजगारी जो थी वो 6.14% थी। राज्यों में जो बेरोजगारी की दर है वो अगस्त में हरियाणा में सबसे अधिक 37.3% थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 32.8, वहीं राजस्थान में 31.4 तथा झारखंड में 17.3, त्रिपुरा 16 और गोवा में 13, बिहार में 12% में 2 अंकों वाले राज्य रहे हैं। अगर जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है उसका अगर डेटा देखा जाए तो जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अब सामान्य हो गई हैं और उपभोक्ता मांग भी अधिक बनी हुई है। और जो वित्त वर्ष से भारत की जो जीडीपी बताया जा रहा है वो 13.5 बताया जा रहा है। फिर भी जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक और अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल से जून 2022 के दौरान अगर देखा जाए तो चौथी सीधी तिमाही में 7.6% तक गिर गई थी। और जनवरी में ये 8.2% थी। और मार्च 2022 में अप्रैल से लेकर जून 2021 की तिमाही में कोविड के कारण प्रतिबंधों के कारण ये 12.6% तक पहुंच गई थी।